अब जो दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में वोटिंग 26 अप्रैल से शुरू हो गई है, तो सारी निगाहें एक बार फिर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर आ टिकी है कि आखिर वे जेल से कैसे ही इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। बीते दिनों ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अक्यूज्ड घोषित किया है, जिसने कि लोगों को काफी चौंका दिया। ईडी ने केजरीवाल पर कई इल्जाम लगाए हैं, जिसमें कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना भी शामिल है। वहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक नई प्ली ने वापस से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर देखा जाए तो ये छठवीं ऐसी प्ली होगी जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, जहां पिछली 3 ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को तो उनकी कुर्सी खाली करने की मांग की थी और वहीं बाकी 2 उनके सपोर्ट में फाइल की गई थी कि वे जेल में रहकर भी दिल्ली सरकार अच्छे से चला सके। और जिस केस की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो भी इससे ही जुड़ी हुई है। हालांकि इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको बताना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़ा क्या मुद्दा उठा है और क्यों सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी नाराज नजर आए हैं। असल में जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने केजरीवाल की ईडी की अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करने वाली प्ली डिसमिस कर दी थी, तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ऑर्डर देते हुए कहा था कि ये मैटर वापस से टेकअप होगा अप्रैल 29 से शुरू होने वाले वीक में। सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड इशू नोटिस रिटर्नेबल इन द वीक कमेंसिंग 29 अप्रैल 2024। हालांकि 26 अप्रैल को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी बड़े गुस्से में सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, क्योंकि अब ये केस मई 6 के लिए लिस्टेड दिख रहा है और न कि अप्रैल 29 वाले वीक के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वार्ले की बेंच के सामने मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये मामला काफी अर्जेंट है और ऐसे कैसे इसे पुश किया जा सकता है। He submitted, Your Lordship directed the Arvind Kejriwal matter to be listed in week commencing 29. I suddenly find it moved after ED have filed a reply. हालांकि ये सुनकर जस्टिस खन्ना ने जवाब देते हुए कहा, Move an email. लेकिन सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि ये मामला काफी सेंसिटिव है एंड स्टेटेड द केस लिस्ट इज शोइंग ऑन 6th नाउ देयर इज अर्जेंसी। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने वापस से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ओके, यू मूव एन ईमेल, वी विल टेक इट अप, जिसके साथ इस मामले में और कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। 6 मई की डेट काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी समाप्त होगी। तो देखना अब ये है कि क्या ये डेट शिफ्ट होती है या नहीं। अब चलिए उस केस की बात करते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट में एक तहलका मचाया हुआ है। आपको बता दें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस सिलसिले में फाइल हुई है ताकि कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे डायरेक्शंस पास करे जिससे कि वे एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि अरेस्टेड पॉलिटिकल लीडर्स जेल से बैठकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा ले सके। जी हाँ, आपने सही सुना। द प्ली हैज बीन फाइल्ड बाय अमरजीत गुप्ता, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड हैज बीन मूव्ड थ्रू एडवोकेट मोहम्मद इमरान अहमद। ईसीआई के अलावा इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सेंटर के लिए भी डायरेक्शंस की मांग की गई है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर और अ कैंडिडेट इमीडिएटली टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर पिटिशनर मोस्टली कुछ पॉलिटिशियंस की टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को लेकर परेशान है, इसके बावजूद कि देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, जिसमें कि सबसे ज्यादा चिंता उन्हें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की है। इसलिए भी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 16 मार्च को लागू हुआ था और अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर ने कहा है कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट इसलिए भी सस्पिशियस है क्योंकि सेंटर और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अपोजिशन है और ऐसे में सेंट्रल एजेंसी ईडी द्वारा अरेस्ट बहुत ही शक पैदा करता है। द प्ली स्टेटेड, It is pertinent to mention that there are different political parties in power ruling the government of NCT of Delhi and the government of India. In fact, both the political parties are in opposition to each other. Therefore, the timing of the arrest of the aforesaid party leader vitiates the level playing field as his right to campaign has been curtailed due to the action of the Directorate of Enforcement. Further, the right of voters to be informed about the ideology, plans and programs of the Aam Aadmi Party has been curtailed on account of the arrest. और इस प्ली में स्टेट करते हुए ये भी लिखा गया है कि further the leaders of political parties are also deprived of their constitutionally guaranteed fundamental and legal right to campaigning during the election. पिटिशनर ने कहा भी है कि उन्होंने इस केस में अथॉरिटीज के पास रिप्रेजेंटेशन भेजी है, हालांकि उधर से कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। प्ली में फर्दर हाईलाइटेड है कि द पिटिशनर आल्सो हाइलाइट्स दैट द इलेक्टर्स ऑफ इंडिया इन जनरल एंड दिल्ली इन पर्टिकुलर हैव बीन सब्जेक्टेड टू बी अनइन्फॉर्म्ड वोटर्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिवनेस and the ideology of a national party
as the leader of the said political party is arrested while MCC is still in force. Petitioner का दावा है कि ऐसा करना उन political leaders के fundamental right को भी affect करता है and is aggrieved by the fact that electors are deprived of their fundamental right to get information under Article 19 subsection 1A of the Constitution of India from the said politicians by way of being spectators and listeners of election campaigning. यहाँ पर अब हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि भला लॉ का स्टैंड क्या है उन लोगों के रिस्पेक्ट में जो कि जेल के अंदर से इलेक्शन का हिस्सा बने हुए हैं। आपको बता दें कि नो वन इज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस अनलेस कन्विक्टेड इवन फॉर कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस द डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट मोर देन 6 years पोस्ट द एक्सपायरी ऑफ द जेल टर्म। अगर एग्जिस्टिंग लॉज पर ध्यान दे तो कोई इंसान जो कि कन्विक्टेड है और जिसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुना दी जा चुकी है तो ही शी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस for 6 years from the date of release. ये रूल सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है जो कि पॉलिटिकल लीडर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। This section states, a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years other than any offence referred to in subsection 1 or subsection 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. हालांकि आप सुनकर शॉक भी हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक ऐसा जजमेंट पास किया था जिसमें कि जेल्ड पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस कंटेस्ट करने से मना किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। द अपेक्स कोर्ट इन इट्स जजमेंट ऑन July 10, 2012 had held that a person who is in jail or in police custody cannot contest election to legislative bodies, bringing to an end an era of under trial politicians fighting polls from behind bars. It said that only a voter can contest election and a person in police custody has no right to vote. हालांकि उसी साल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को साइड रखते हुए पार्लियामेंट इन September passed a bill that maintains the right of those in jail to contest polls, with the government saying the court verdict was wrong and the legislature has constitutional duty to correct it. आपको बता दें कि ये बिल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2013 लोकसभा में बहुत ही हड़बड़ी में 15 मिनट के डिस्कशन के बाद ही पास हुआ था, जिसके बाद ये राज्यसभा में अगस्त 27 को पास हो गया था। द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू एड अ प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 of section 62 of the Representation of People Act to state that a person cannot cease to be a voter while in detention as his or her right is only temporarily suspended. तो ये अंदाजा लगाना काफी आसान है कि ये एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारे देश के लिए। तो देखते हैं कि भला दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की प्ली कब के लिए लिस्टेड रहेगी और आम आदमी पार्टी की जेल का जवाब वोट से कैंपेन कैसा चलता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।